इसमें से जो ये वाला जो ये तो समझ ही सकते हो, यहाँ पे अभी +3 स्टेट में है और क्लोरीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो +3 वाले को कहाँ भेज देगा, +5 में भेज देगा, और है ना ऑक्सीडेशन एक्सेस ऑफ क्लोरीन से रिएक्ट करा देना तो PCl5 में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर ये भी क्या कर रहा है, ये भी जो है ना यहाँ पे ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहाँ पे +3 स्टेट में है, यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लो, ये +5 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, और ये भी क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो आप इससे भी निकाल के देख लो, तो आपको यहाँ पर भी ये +5 में मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, सल्फर जो है ना ऐसे करके जुड़ जाता है। तो ये आसान कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से ये वाला जो है, ये वाला पूछा जा चुका है, ये वाला एग्जाम में आ चुका है, POCl3 वाला एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद कुछ रिएक्शंस हैं, और वो रिएक्शंस में आपको जो है ना कराना चाह रहा था, आप इसको नोट कर लो, और फिर मैं इसको हटाऊंगा, और हटाने के बाद फिर मैं कुछ रिएक्शन का एक ग्राउंड बनाऊंगा आपके लिए, एक जो है ना वो बनाऊंगा, कंसेप्चुअल बनाऊंगा आपके लिए। तो कंसेप्ट वाला पार्ट जो है ना हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। कुछ 7 to 8 रिएक्शंस हैं, ठीक है, 7 to 8 रिएक्शंस हैं जो कि हमें पढ़नी होती है ना। ठीक है, इस तरीके से रहेगा, ओके, नोट कर लिया। नोटेड, ठीक है, डन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। इस टॉपिक में कुछ रिएक्शंस और भी हैं, आई भी है एग्जाम के अंदर, इनऑर्गेनिक साइड से भी आती है, ऑर्गेनिक साइड से भी आती है, दोनों साइड से आ सकती हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखोगे, और वो है रिएक्शंस ऑफ PCl5, PCl3 एंड Cl2 एंड SOCl2, ठीक है, SOCl2 वगैरह, इन सब के जो रिएक्शंस हैं। और ये रिएजेंट जो है ना, ये रिएजेंट अभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब मैकेनिज्म पढ़ रहे हो ना, तो ये रिएजेंट आपको वहां पे भी आएंगे अभी, है ना। अभी अल्कोहल में पढ़ाया जाएगा SN1 SN2, वहां पर भी आपको पढ़ाया जाएगा। और ये अभी अगर आपने SN2TH पढ़ा था हो ना उसमें, तो उसमें भी ये रिएक्शन आया होगा, है ना। तो ये रिएक्शंस आते हैं, इनका काम क्या है बेसिकली, जो ये काम है, मतलब PCl5 को आप कैसे देखोगे, PCl3 को आप कैसे देखोगे, SOCl2 को आप कैसे देखोगे, है ना। ठीक है, इनको आपको जो है ना SOCl2 वगैरह को जो है ना आपको कैसे देखना है। तो इनका बेसिकली काम क्या है, इनका जो काम है ना, वो क्या काम है, एक तरह से ये जो है ना आप ऐसे समझ लो कि हेलोजिनेटिंग एजेंट है ना, हेलोजिनेटिंग एजेंट है, या क्लोरिनेटिंग एजेंट आप मान सकते हो, है ना, हेलोजिनेटिंग या क्लोरो जो है ना क्लोरिनेटिंग एजेंट, क्योंकि क्लोरीन एटम है इनके पास, उनको मैंने हेलोजन कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे आपको PBr भी आ सकता है, PBr3 भी आ सकता है, PBr ये ऐसे आ सकता है। तो ये हेलोजिनेटिंग एजेंट है। आप कहोगे सर हेलोजिनेटिंग एजेंट का मतलब क्या है, मतलब ये कि इनको जो हेलोजन एटम ऐड करना इनका काम है ना, इनका काम है हेलोजन एटम का एडिशन, है ना। कार्बन स्केलेटन में हेलोजन एटम का एडिशन जो करते हैं वो ये करते हैं ना, इनका काम ये होता है। अगर हमारे दिमाग में ये रहता है कि ऐसा कुछ होता था, तो आप बहुत आसानी से जो है ना चीजों को आप कर पाओगे। जैसे एक रिएक्शन है SOCl2 के साथ भी आता है, यहाँ पे आप चाहो तो कॉमा लगा के SO2Cl2 भी कर दो, सब एक ही जैसे हैं, है ना। ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। SOCl2 कैसे बना लोगे, SOCl2 बना लेना इस तरीके से, ये SOCl2 हो गया, एक लोन पेयर आएगा। SO2Cl2 कैसे बनेगा, SO2Cl2 ऐसे बनेगा। तो दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं इस तरीके से, SOCl2 है और ये क्या है, ये SO2Cl2 है ना, इस तरीके से। यहाँ पर ये जो होगा ये क्या होगा, ये +4 स्टेट में होगा, ये +6 स्टेट में होगा, ऐसा कुछ है। तो मैं आपको पहला रिएक्शन दे रहा हूं, और पहला रिएक्शन जो है ना इसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए कि PCl3 का रिएक्शन जब आप SO2Cl2 से कराओगे, तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है Cl में मतलब क्लोरीन ऐड करना। तो ये इसमें क्लोरीन ऐड कर देगा,
सिंपली क्या बना देगा, PCl5 प्लस SO2 बना देगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। खुद रिड्यूस हो जाएगा, खुद ये +6 से कहां चला गया, +4 में चला गया, खुद तो रिड्यूस कर दिया, लेकिन इसको ऑक्सीडाइज कर दिया बाय एडिंग क्लोरीन एटम, इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो इसका काम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जोड़ना, Cl एटम को जोड़ना इसका काम होता है। दूसरा रिएक्शन मैं आपको सिखाता हूं, जब हम PCl3 की बात करते हैं, समझना ध्यान से, है ना, PCl3 की बात करें, PCl3 का रिएक्शन जब हम SO3 से कराते हैं, तो एनीबडी कैन अंडरस्टैंड कि SO3 के केस में सल्फर जो है ना +6 ऑक्सीडेशन नंबर में है। जब एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में होता है तो वो एक क्या बनता है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। जब एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में होता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है? क्या ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है? तो ये बिल्कुल यही होता है कि ये क्या करेगा, ये SO3 जो है ना वो SO2 प्लस O एटम में जाएगा, ऐसे नेसेंट ऑक्सीजन में जाएगा, और वो नेसेंट ऑक्सीजन जो है ना वो इसको मिल जाएगा ऐसे, और फाइनली जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा POCl3 प्लस SO2। इस तरीके से आप देख रहे हो कि इसने क्या किया, एक O एटम जोड़ दिया। या आप O एटम ना जोड़ना चाहो तो आप ऐसे देख लो भाई कि ये +3 ऑक्सीजन नंबर में है, ये +5 में है। O एटम थोड़ा जोड़ोगे तो ये प्लस थोड़ा फील आता है कि क्यों, कैसे बना है, क्या हुआ है, तो उससे थोड़ा फील आने लगता है कि भाई ऐसा कुछ हुआ होगा। तो एक बार वन टाइम वॉच है, इसके बाद आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ ये कुछ यहाँ पे चल रहा है, इस तरीके से यहाँ पे चलता है। ठीक है, वैसे ही क्या होगा जब हम इसकी एक तीसरी रिएक्शन में आपको लिख के दिखाता हूं इसमें, और वो रिएक्शन है आपका PCl3 के साथ। PCl3 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं किसका, SO2Cl2 का कराते हैं, SOCl2 का कराते हैं। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का रिएक्शन है, लेकिन कुछ हद तक आप एक्सप्लेन कर सकते हो। POCl3, PSCl3 और PCl5 ये बनता है, थोड़ा अजीब सा है। ठीक है, इस तरीके का ये रिएक्शन बनेगा, है ना। तो PCl3 में से क्या हुआ, एक PCl3 ने क्या किया, इससे एक ऑक्सीजन उठा के POCl3 बना लिया, और एक PCl3 ने क्या किया है, सल्फर उठा लिया है, और बाकी ने 2 Cl उठा लिए। देखो आप ध्यान से, इसका पूरा खत्म हो गया, मतलब 3 PCl3 यूज किए हैं। एक PCl3 ने क्या किया है, आपको सल्फर उठाया है, तो सल्फर से PSCl3 बनाया, जैसा कि मैंने इससे पहले लिखा था रिएक्शन। एक PCl3 ने क्या किया, O एटम उठाया तो POCl3 बन गया। एक ने क्या किया, 2 Cl उठा के तो PCl5 बना लिया। सो इस तरीके से शायद मुझे लगता है जेई के जो एडवांस में क्वेश्चन आया था वो यही वाला क्वेश्चन था, है ना। ये क्वेश्चन का प्रोडक्ट वगैरह जो है ना आइडेंटिफाई करना, तो यही वाला क्वेश्चन जो था वो जेई एडवांस में आया था, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है ना जेई एडवांस का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ओके, उसके बाद आप कुछ और रिएक्शंस कर सकते हो, है ना, और वो रिएक्शंस हैं जैसे 3PCl3 है प्लस S2Cl2 से अगर रिएक्शन कराई जाए, ठीक है, S2Cl2 से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाता है PCl5 प्लस 2PSCl3, ये बनता है ना, ये बन जाएगा। एक ये रिएक्शन है आपका, ये 4th नंबर का रिएक्शन है ना, ये भी आ सकता है इस तरीके। ये एनसीईआरटी में भी दिया है, एक दो रिएक्शन जो है ना इनमें से एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, सल्फर जा रहा है इसके पास, 2 के पास सल्फर, क्योंकि 2 S है यहाँ पे, एक S होता तो एक जाता, क्योंकि 2 S है, और आपको पता है कि PCl3 से एक S लग सकता है, तो 2 S है तो दो PCl3 तो यहाँ चले गए, 2 PSCl3 बना लिए, है ना। 2 PCl3 तो जो है ना अपन ने यहाँ भेज दिए, PSCl3 ये 2 यहाँ भेज दिए, बाकी बचा Cl2, उसको कहाँ भेज दिया, PCl5 में बना लिया। तो ऐसे करके आप जो है ना इस तरीके से याद कर सकते हो कि इसके अंदर एक्चुअली चल क्या रहा है ना, इस रिएक्शन में क्या चल रहा है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना, इस तरीके से रहता है। ओके, अब हम लोग कुछ और काम कर सकते हैं, कुछ रिएक्शंस और भी हैं। जैसे एक रिएक्शन मैं आपको करके बता रहा हूं, और वो रिएक्शन है आपका P4 के साथ, ये भी दिया हुआ है, P4 प्लस 10SO2Cl2, 10SO2Cl2 that will give you 4PCl5 प्लस 10SO2, ऐसा कुछ है। तो मुझे यहीं से समझ में आ जाता है इस चीज का कि भाई SO2Cl2 का काम क्या था, Cl2 जोड़ना। अब मेरे पास फास्फोरस कितने थे, मेरे पास 4 फास्फोरस थे। सभी फास्फोरस एटम को क्या चाहिए, Cl चाहिए। इसका काम क्या है, इसका काम है क्लोरीन जोड़ना।
तो कहां तक जोड़ना, हाईएस्ट तक ले जाना, PCl5 तक ले जा सकता है नहीं ले जा सकता है बोलो। तो 5 तो Cl मुझे यहां चाहिए, 5 Cl मुझे यहां चाहिए, 5 मुझे यहां चाहिए, 5 मुझे यहां चाहिए, तो टोटल मुझे 20 Cl एटम चाहिए थे। तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करके मुझे 20 Cl एटम मिल गए, तो ये बना दिया मैंने 4PCl5। अब बचा ये वाला पार्ट बचा ना केवल हमारे पास, ये वाला SO2 वाला, तो 10 SO2 हमने यहां निकाल दिए, सिंपल है, इतना सिंपल रिएक्शन है, आपको कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है ऐसा करके तो डायरेक्ट आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, इस तरीके से आप डायरेक्ट प्रेडिक्शन रिएक्शन का आप करवा सकते हो, है ना, ये काम ऐसे हो रहा है। तो ये ट्रिक समझ में आ गई कि पहले अपने पास क्या है, मतलब दिमाग में क्या रखना है कि ये जो कंपाउंड है, इन कंपाउंड का क्या काम होता है, इन कंपाउंड का काम होता है हेलोजन जोड़ना, Cl एटम को जोड़ना। तो ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी Cl एटम जोड़ते हैं, अभी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शंस भी लिख लेंगे, अभी हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की मेनली लिख रहे हैं, जो कि अपने उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस के कंपाउंड वगैरह में आता है, वो मैं अभी आपको लिख के बता रहा हूं, ठीक है। तो ये तो मेनली इसका हो जाएगा। और ये मैंने बता ही दिया आपको, PCl3 वाला SO2 Cl2, ये तो मेरा कंप्लीट है रिएक्शन, है ना। और ये आप पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। चलो ये तो कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी मेरे पास वाटर वगैरह के रिएक्शंस हैं, वो सब आपने कंप्लीट कर लिया। ये नोट हो गया होगा, एक बार बता दो, आगे बढ़ाते हैं इसके बाद आपको, ठीक है, ठीक है, एक बार नोट कर लो फटाफट, इससे आगे भी करेंगे। कुछ रिएक्शन आप आपको ऑर्गेनिक साइड से कराते हैं, एंड डोंट वरी, जस्ट अगर आपके पास एनसीईआरटी हो तो आप देख लो, एनसीईआरटी में ये रिएक्शन मिल जाएंगे आपको, इसी में मिलेंगी, है ना। ये जो है ना इसी में ही मिलेंगी, मतलब जो आपका नाइट्रोजन फैमिली है उसकी एनसीईआरटी में होगा, है ना, उसी में दे रखा है। रिएक्शन 3rd एंड 3 को एलोबरेट कर दे, ठीक है। फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज में दिया हुआ देख लो, है ना, उसी में है, एनसीईआरटी में है, इसीलिए मैं बता भी रहा हूँ, पता है मुझे। तो 3rd नंबर रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। 3rd नंबर रिएक्शन में क्या हुआ है, 3rd नंबर रिएक्शन में अपने पास 3 PCl3 है ना। 3rd नंबर रिएक्शन में यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ समझा देता हूँ, 3rd वाले को, इसको यहाँ समझा दे, यहाँ जगह है थोड़ी सी। तो अपने पास 3 PCl3 है, 1 2 और 3 PCl3 है, ठीक है। और अपने पास क्या है, अपने पास है SOCl2। तो SOCl2 में अपने पास सिचुएशन कुछ ऐसी है भाई, ये है। तो अपने को क्या करना है, एक को क्या करना है, एक को तो O एटम देना है, तो ये बना देना POCl3। एक को सल्फर एटम दे देना, तो इससे क्या बन जाएगा, PSCl3। बचे 2 Cl एटम, तो 2 Cl एटम मिला के क्या करना, इसको दे देना, तो क्या बन जाएगा, PCl5। ऐसे बना रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं। देखो थोड़ा बहुत अपन सोच सकते हैं, अल्टीमेटली देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अपने को इनऑर्गेनिक जैसा ही लेना है ना। थोड़ी बहुत चीजें बस आपकी हेल्प कर रहा हूं कि हाँ बिल्कुल रट्टा नहीं कि ये बोर्ड पे रिएक्शन लिख दी और बस ये याद कर लेना तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं कर पाओगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत चीजें बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत चीजें जो है ना आप कर सकते हो, समझ सकते हो कि एक्चुअली चल क्या रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो ये वाला काम हो गया, है ना। तो थोड़ा सा ये कर लोगे तो आपको याद होगा। अभी देखना, अभी जो है ना मेरे ख्याल से पिछले 2 साल के पेपर उठा के देखना, जेईई एडवांस का, इनमें से कोई क्वेश्चन जरूर होगा पिछले 2 साल का, पिछले 2 साल का क्वेश्चन देखना, अभी एडवांस वाला देखना, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आया हुआ है, इन्हीं में से SOCl2 वगैरह का क्वेश्चन आया हुआ है ना। एडवांस वाले क्वेश्चन देखना, MCQ में आया था, है ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, पीसीए जो है ना, जो ये है मतलब SO2Cl2 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसीलिए वो Cl जोड़ रहा है ना, इसीलिए Cl जोड़ रहा है। और PCl3 को क्या कर रहा है, और ये सब जगह कर रहा है ऐसा, मतलब ये केवल इनऑर्गेनिक में नहीं कर रहा है ना, ये केवल इनऑर्गेनिक में नहीं कर रहा है, ये ऑर्गेनिक में भी कर रहा है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपके पास आएगा, अभी आप पढ़ रहे हो ना SN1 SN2, है ना। PCl3 तो यहाँ पर Cl एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ तो Cl एक्सेप्ट करेगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना। क्लोरीन जो है ना, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना, आई रिपीट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। 5th वाला एक बार बताना, 5th वाले में सिंपल था। 5th वाले मैंने ये बताया था, मेरे पास 4 फास्फोरस एटम थे, मैंने ऐसे समझाया था। और SOCl2 वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग इसका काम होता है, और इसका काम क्या होता है, Cl जोड़ना। तो मेरे पास 4 फास्फोरस थे, चारों को मुझे Cl जोड़ना है, कितने जोड़ने, 5 जोड़ूंगा, मैक्सिमम पे ले जाऊंगा डायरेक्ट, क्या दिक्कत है ना। या तो PCl3 बनाना तो उससे भी बन जाएगा, 3 जोड़ लेना, तो उसके हिसाब से कर लेना। तो ये है, हम तो 5 तक ले जा रहे हैं, तो 5 यहां चाहिए, 5 यहां चाहिए, 5 यहां चाहिए, 5 यहां चाहिए, टोटल 20 चाहिए थे, और एक में 2 थे, तो 10 मल्टीप्लाई कर दिया,
Cl उठा के सारे इसको दे दिए, PCl5 बना लिया, जितना बचा SO2 वो आ गया, 10 SO2 थे, 10 SO2 ये आ गए। इतना सिंपल रिएक्शन है, याद हो जाएगा आपको हमेशा के लिए। आज ही देखना आप, पिछले 1-2 साल का पेपर देखना, या लास्ट में दे रखा होगा उसमें सीट के अंदर, वहां देखना एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है ना। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, SO2Cl2 वगैरह पे क्वेश्चन आए हैं, अभी लेटेस्ट ही क्वेश्चन आए हैं, है ना। चलो तो ये हटा देता हूं मैं, नोट हो गया होगा सब लोगों का, है ना। अभी और रिएक्शन बताते हैं आपको। अब कुछ रिएक्शंस आपको ऑर्गेनिक साइड से बताते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आप पढ़ोगे, और वो भी हमारे इनऑर्गेनिक की जो पी ब्लॉक की बुक है, एनसीईआरटी है, उसमें दिया हुआ है, तो वो हो सकता है कि उधर से भी पूछें आपसे, है ना। लेकिन क्योंकि आपका ध्यान जाता नहीं है, तो हो सकता है आप नहीं कर पाओ, है ना। तो इसलिए मैं आपको ध्यान आपको वहां पे दिलाता हूं कि कैसे ये बनेगा, है ना। ठीक है, देख लो। तो अपनी क्लास में सभी लोग ये रिएक्शन समझ जाएंगे। मैं कुछ रिएक्शन लिखने जा रहा हूं आपको, कितनी 5 हो गई थी ना, 6वीं रिएक्शन मैं लिख के बताता हूं आपको, और इजीली अंडरस्टैंड कर जाओगे, क्योंकि ये पढ़ा होगा अभी आपने। PCl5 के साथ ये रिएक्शन होती है अल्कोहल की। तो ये क्या करता है, ये करता है C2H5 Cl बनाता है, और क्या बनाता है, POCl3 बनाता है, और HCl बनाता है। एक ये रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन है CH3COOH का, किसके साथ, PCl5 के साथ। क्या बनाता है, CH3COCl बनाता है, और क्या बनाएगा, CH3COCl और POCl3 बनाएगा, और HCl बना लेगा। इस तरीके से होगा, ठीक है। उसके बाद है 8 नंबर पे मैं आपको लिख रहा हूं H2SO4, बट H2SO4 को वी कैन राइट लाइक दिस, OH whole twice, this way we can write, so we can understand more better, और इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। तो ये हमें बना के देगा SO2Cl2 प्लस 2POCl3 प्लस ट्वाइस HCl। अब देखो मैं आपको समझा देता हूं इसको, है ना। ठीक है, कैसे होगा। तो मेरे हिसाब से तो सबने भी SN1 SN2 पढ़ा होगा, इसका रिएक्शन अगर आया होगा SN2 में आएगा ये। और ये क्या करेगा, ये आपको ये मैकेनिज्म पढ़ाया गया क्या, ये मैकेनिज्म हुआ है क्या, मैं पूछ लेता हूं एक बार। अल्कोहल का PCl5 के साथ हुआ था क्या, मैकेनिज्म आपका हुआ है क्या क्लास में? अभी नहीं हुआ है ना, अभी नहीं हुआ है, ठीक है, अभी हो जाएगा, मतलब अभी पढ़ाया जाएगा आपको, है ना। पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे, चिंता मत करो, और डिटेल में पढ़ा देंगे, है ना, वो पढ़ा देंगे। तो उसमें कुछ नहीं है, ये इसके पास बैकेंट ऑर्बिटल है, और ये इसके साथ यहां जाके अटैक करेगा ऐसे, तो OH इसके साथ लग जाता है, और जो ये Cl का जो Cl एटम होता है ना फास्फोरस के साथ जुड़ा हुआ, वो इससे बैक साइड से अटैक करता है, यहाँ पे आके बैक साइड अटैक करेगा। तो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये हो जाती है रिएक्शन, है ना। और जो आपको ये बनेगा क्या, फाइनली जब OH लगा दोगे, मेरे पास यहाँ जगह है नीचे, मैं यहाँ लिख के बताता हूं आपको, है ना। देखो होगा क्या कि जो जिनके पास OH कंटेनिंग स्पीसीज है, जैसे कि ये वाले हैं, ये OH कंटेनिंग स्पीसीज है, ये PCl5 पर आपको रिएक्ट करा देता हूं मैं 4, ये ऐसे है, और ये यहाँ के यहाँ इस पे वैकेंट डी ऑर्बिटल पे अटैक कर जाएगा, है ना। वैकेंट पे अटैक करेगा, तो आपको पता है कि मैं एक बॉन्ड बनाऊंगा तो मैं एक बॉन्ड ब्रेक करूंगा, ये आपको पता है ना। तो एक बॉन्ड होगा, तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे C2H5 जो ये आएगा, ऐसे कर लेना इस पे, और फास्फोरस क्या करेगा, 5 एटम आप Cl कैसे लगा दो इसमें, 4 होगा, एक और लगा दो 5, है ना, ऐसा कुछ होगा। तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ माइनस क्रिएट होगा, ऐसे करके ये, ठीक है, ऐसे करके। तो यहां पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड रिकवर होगा, पहले ये वाला बॉन्ड रिकवर होगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने लगेगा। और इसके बाद क्या होगा, ये जो होगा Cl माइनस आयन जो होगा, यहां से Cl माइनस आयन निकल के यहां जाके अटैक कर जाएगा, बैक साइड अटैक, एक ही स्टेप में हो जाएगा, इसीलिए हम इसे SN2 मैकेनिज्म बोलते हैं। तो फाइनली जो हमें मिलेगा वो मिलेगा C2H5Cl, क्योंकि ये Cl माइनस आयन करके यहां से निकला और यहां आके अटैक किया पीछे से, ये बैक साइड अटैक होगा, बैक साइड अटैक किया जाएगा ना। सो इस दैट वे इट इज अ SN2 मैकेनिज्म, ये हो जाएगा। और इसके पास जो बचेगा वो बचेगा एक OH आयन आ जाएगा बच्चों, है ना, एक OH आयन आ जाएगा, और 4 Cl एटम बचेंगे, ये 4 Cl एटम बचे। अब इसमें से क्या होगा, ये अपना वो डबल बॉन्ड बनाने के लिए, पी डबल बॉन्ड वो बनाने के लिए ये H+ आयन छोड़ देगा, तो ऐसे करके क्या होगा, यहां से HCl निकल जाएगा। सो ये तरीका है, POCl3 ऐसे बन जाएगा। और आपको कम से कम नहीं तो आपको 10-12 रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे लिखनी पड़ेंगी, बहुत बहुत डिटेल में आप जाओगे, ये सब बड़ा डिटेल में पढ़ाते हैं वहां पे, काफी कुछ आप पढ़ लोगे।
तो जस्ट मैंने आपको आइडिया दे दिया, वहां जब दोबारा पढ़ोगे तो फिर समझ में आ जाएगा। कुल मिला के ये है, आप ऐसे समझो, इसकी ट्रिक समझो। ट्रिक क्या हो रही है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका जो OH आयन हटाया गया है और यहां Cl लगा दिया गया, देखो इसका OH आयन हटाया गया, ये SN2 मैकेनिज्म है। और ये तो अभी आपने शायद, मुझे लगता है मैंने देखा था पढ़ाते हुए सर को, MM सर को, आपने SN2TH पढ़ी होगी अभी इसका, है ना, SN2TH पढ़ा होगा और उसमें OH आयन हट के Cl लग के ये बना होगा, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। मेरा एक मकसद था, क्योंकि हो सकता है ये दोनों तो फिर भी हो गए हों क्लास में, ये ना हुआ हो H2SO4 वाला, ये हो सकता आ जाए। H2SO4 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिकॉज H2SO4 का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है या नहीं, बोलो। ये तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया है, H2SO4 के दोनों OH हटाए हैं, उन दोनों पे Cl लगा दिया, देखो ये बना दिया, ठीक है। और वो जो OH थे, 2 OH थे ना, समझे, 2 OH निकले थे, हर एक OH क्या होगा इस तरीके, जैसे ये है ना POH PCl4 ना, 4 Cl और 1 OH, 4 Cl और 1 OH, 4 Cl और 1 OH, 2 बार ऐसा होगा। और 2 जो निकलेंगे ये जो वो POCl3 बना देंगे, उनसे 2 HCl बन जाएगा। इस तरीके से आप 8 नंबर रिएक्शन भी याद रख सकते हो आसानी से। ये समझ में आ गई नहीं आ गया, देखो आप 8 नंबर रिएक्शन समझ में आ गई नहीं आ गई, हो सकता है क्योंकि आपका फोकस जो हो वो उस पर तो आ जाए, है ना, मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 6 और 7 में भी पॉसिबल आप अच्छे से कर ले जाओगे, है ना। लेकिन मेरा मकसद था कि मैं 8 नंबर रिएक्शन भी बता दूं, ताकि आपको पता चले कि SOCl2 और POCl3 कैसे बनता है ना, इस तरीके से हो जाएगा, है ना, ये रहेगा। अच्छा हाँ सॉरी, एक मिनट रुको, हाँ मैंने एक मिस्टेक की है, यहाँ पे 2 लिखने लिखे, ये 2 कर लो, यहाँ पे 2 कर लेना, ठीक है, तभी SO2 है, यहाँ पे वो है ना, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू, है ना, हो जाएगा। प्रिंटिंग मिस्टेक है, हाँ बिल्कुल, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी अभी, है ना। ऑर्गेनिक में ये सब करा दिया गया, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये हो गया तो तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया, है ना। ये मैंने आपको एक फोकस और बता दिया कि भाई देखो ये चीजें इनऑर्गेनिक में भी है और हमारे पी ब्लॉक की NCERT में भी लिखी हुई है, सो प्लीज आप इन पे ध्यान रखिएगा, है ना। तो इनको भी आपको करना है, ओके। तो मेरे पास 2-3 रिएक्शन और भी लिखी हुई है, बस मैं वो कर देता हूँ, मेरा रिएक्शन वाला पार्ट खत्म हो जाता है यहाँ पे, है ना। SN2TH भी हो गया होगा, ये हो गया होगा, ठीक है। मुझे इसके डिटेल में नहीं जाना, डेफिनेटली मैं नहीं जा रहा हूँ डिटेल में, जस्ट आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि ये रिएक्शन हमारे पी ब्लॉक में भी है, मतलब ये पी ब्लॉक की साइड से भी आ सकती है, ये सब चीजें यहाँ से आ सकती है। ये वाला हुआ था क्या, H2SO4 वाला हुआ था क्या, H2SO4 वाला हुआ था क्या, नहीं हुआ था, ठीक है। चलो H2SO4 वाला जो है ना आप कर लो, है ना, ठीक है। H2SO4 वाला जो है ना, ये ये हमारा इनऑर्गेनिक के काम का है, मे बी पॉसिबल कभी आपसे कोई पूछ सकता है इस तरीके से। और रिलेशन वही है, यहां से OH, जैसे OH गायब हो रहा है और ये बनता जा रहा है, वैसे ये होता जाएगा। जो OH जाता है, OH जाके क्या बनाता है, OH जाके इस तरीके से ये करता है काम, ये बनता है PCl5 से ये बनेगा। फिर आपको क्या करना है, ये आपको ऐसे करके HCl निकालना है और इससे क्या बनाना है, डबल बॉन्ड बना देना है, बस ये काम कर लेना। ये से याद रखो, फटाफट हो जाएगा, है ना। चलो मैं हटा रहा हूं अभी ना, यहां से हटाता हूं इसको, चलो ठीक है। 1-2 रिएक्शन मेरे पास और भी हैं ऐसी, और उनको भी कर लेते हैं ताकि अपना एक कंप्लीटनेस आ जाएगा कि हाँ हमने कंप्लीट कर लिया चीजों को, और कोई भी ऐसी चीज नहीं रह जाएगी रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी क्लास में हुई ना हो, है ना, ठीक है। तो उस पर भी एक फोकस करा देते हैं आपका। जैसा आपने PCl3 के लिए लिखा है, PCl5 के लिए लिखा है, वैसे PCl3 के लिए भी पॉसिबल है ना, PCl3 के लिए भी जो है ना वो पॉसिबल है। और PCl3 के लिए जो पॉसिबिलिटीज है, मैंने कितनी रिएक्शन हो गई थी मेरे पास, 8 हो गई थी, 9 नंबर लिखो। उसमें है ये 3 टाइम्स ऑफ C2H5OH प्लस PCl3, तो तीनों का क्या हो जाएगा, क्लोरीनेशन आ जाएगा, तीनों Cl एटम जुड़ जाएंगे, C2H5Cl हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। और ये बन जाएगा, है ना, POCl3, और ये बन जाएगा S3PO3, है ना, ये बन जाएगा। और ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हमारा है 3CH3COOH, और PCl3 के साथ रिएक्शन है, ये क्या बना देगा, ये बना देगा 3CH3COCl और S3PO3, ये हो जाएगा। एक 11 नंबर रिएक्शन है बेंजीन सल्फोनिक एसिड का,
बेंजीन सल्फोनिक एसिड का एक रिएक्शन है, वो लिख लो। तो ये कुछ पी ब्लॉक की रिएक्शंस है जिनको लॉजिकल थिंकिंग के बेसिस पर हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे ये PCl3 हो जाएगा C6H5, ये हो जाएगा, है ना। तरीका वही है, तरीका फिर से वही है, क्या ये OH हटाया जा रहा है, Cl लगाया जा रहा है, अल्टीमेटली यही आ गया। ये OH आयन हटाया जा रहा है, Cl लग के ये आ रहा है, और ये OH आयन हटाया जा रहा है, Cl लग के ये आ रहा है, ये हो जाएगा। बाकी जो OH लगेगा जाके वो फाइनली क्या होगा, है ना, ठीक है। ये PCl3 में क्या होगा, ये 3 यूनिट क्यों लिए गए हैं, समझ में आ रहा है ना। ये जो 3 मोल्स हर बार 3 मोल 3 मोल 3 मोल लिए गए, वो क्या करेंगे, वो PCl3 के क्या करने वाले हैं, है ना, ये क्या करने वाले हैं, Cl हटाएंगे, OH लग जाएगा 1 मोल से। दूसरा मोल आएगा, वो भी Cl हटाएगा, OH लगा देगा। तीसरा मोल आएगा, Cl हटा के OH लगा देगा। इसके ऊपर एक लोन पेयर, आप इसकी टोटोमेरिज्म करा लेना, है ना। आप इसके बाद क्या कराओगे, टोटोमेरिज्म कराओगे। मैं कई बार क्लास में कर चुका हूं ये वाला काम। ये आप डबल बॉन्ड बना लेना, ये उठा के यहां भेज देना। इससे क्या बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा H3PO3 बन जाएगा, है ना। ऐसे करके यहाँ पे P डबल बॉन्ड, ठीक है, ये P डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे OH हो गया। इस तरीके से क्या बन जाएगा, H3PO3 बन जाएगा। तो ये हमेशा के लिए याद होगी आपको कैसे क्या चल रहा है इसके अंदर। एक ओवरलुक आपके पास समझ में आ गया कि यार इस रिएक्शन में ये सब चीजें चल रही हैं इस तरीके से। डन, है ना। तो मेरे हिसाब से मेरा सारा काम कंप्लीट है फिलहाल। ये वाला पार्ट हीटिंग इफेक्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मेरे पास हीटिंग इफेक्ट भी लिखा हुआ है। हीटिंग इफेक्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना, वहां पे मैंने पढ़ा दिया है। कहाँ पे, इसके लिए वो मैंने पढ़ा दिया आपको इधर। मैंने आपको सॉल्ट एनालिसिस में मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट पढ़ा दिया था, वहां पे आप कर लीजिए, है ना, इस तरीके से। कुछ आपका डिफरेंट एक रिएक्शन और भी है, ये भी शायद दिया हुआ है, इसको भी कंप्लीट कर लेना, 12 नंबर में लिख लेना। और ये है P4O6 का रिएक्शन दिया हुआ है, किसके साथ, 4Cl2 के साथ। सो इट इज 2POCl3 और 2PO2Cl, है ना, ये बनेगा। एक डिफरेंट रिएक्शन है, ये कर लो। हीटिंग इफेक्ट आपको, आप उसमें लिख देना, हीटिंग इफेक्ट जो है ना वो मैंने लिखवा दिया है आपको उसमें। चलिए ठीक है। अब आते हैं कहाँ पे, प्रॉपर्टीज पे। यहां तक मैंने लेक्चर खत्म कर दिया, अब हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज, है ना। हाँ, चैप्टर लगभग आधा कंप्लीट हो गया है। तीनों रिएक्शन मैंने बता दिया ना आपको। तीनों रिएक्शन में सिंपल है, मतलब इसका काम क्या है, ये जो Cl है, ये इसके जो क्लोरीन एटम है वो इसमें Cl लगा देगा और इससे OH अपने पास ले लेगा। तो वैसे ही होता जाएगा जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, अभी यहाँ पे बताया था कि PCl3 क्या करेगा, PCl3 Cl जोड़ता जाएगा और अपने पास OH लगाता जाएगा और फाइनली यहाँ पहुंच जाएगा। फाइनली वो इसमें पहुंच जाएगा, Cl हटेगा, Cl इसमें जोड़ देगा, C2H5 के साथ Cl जोड़ा और उसका OH अपने साथ लगा लिया। 1 मोल का, दूसरे मोल के साथ 3 मोल है ना, तो तीनों Cl हटेंगे, तीनों OH लगेंगे और वो फाइनली यहाँ पहुंच जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर हो रहा है सब जगह, तीनों रिएक्शन में ऐसा ही हो रहा है। 9, 10, 11 में जो है ना सेम कॉन्सेप्ट है, सेम तरीके से कर लो। और 12 नंबर में थोड़ा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने का पॉसिबिलिटी नहीं है, बस Cl ऐड हो रहा है फास्फोरस में, POCl3 और PO2Cl2 बना रहा है, ठीक है। कुछ रिएक्शंस आपको अलग से भी 1-2 रिएक्शन जो है ना याद करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो जितना मैं मैक्सिमम एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं वो कर ही देता हूं, जहां पे जरूरत नहीं पड़ती है। हीटिंग इफेक्ट मैंने कंप्लीट कर रखा है, आप अपना चाहो तो यहाँ पे हेडिंग लिख लो, हीटिंग इफेक्ट लिख दो, हेडिंग यहाँ पे नीचे हीटिंग इफेक्ट लिख लो, हेडिंग नीचे लास्ट में, और लिख दो कि रीड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नोट्स, है ना। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के नोट्स देख लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा, है ना। हाँ, अभी लगभग हाँ, ये जितनी भी रिएक्शन मैंने पढ़ाई मोर देन, मतलब काफी, अभी नाइट्रोजन फैमिली की रिएक्शंस है, इसमें बस एक कंपाउंड बचा हुआ है और वो है
कौन सा, HNO3 नाइट्रिक एसिड बचा हुआ है। तो नाइट्रिक एसिड वाला जो रिएक्शन है वो अपन जो टेबल बनी हुई है सीट के अंदर आपकी टेबल बनी है उसको उसी से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इस पे बनेगा नहीं पूरा बोर्ड पे, काफी बड़ा सा टेबल है, तो वो मैं आपको उससे एक्सप्लेन कर दूंगा लास्ट में, है ना। तो आज हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास में हम लोग अब प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली लिख दीजिए ना, प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टी अभी रिएक्शन वाला पार्ट कंप्लीट करा दिया, ठीक है, वहां पे दे दिया। नहीं, हीटिंग इफेक्ट ऐसा नहीं कह सकते कि वो सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपसे अगर हीटिंग इफेक्ट वो पूछते हैं मान लो, और तो वो ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने किस तरफ से पूछा है, सॉल्ट एनालिसिस से पूछा है या पी ब्लॉक से पूछा है। नाइट्रोजन फैमिली में फॉस्फेट सॉल्ट का हीटिंग इफेक्ट आप नाइट्रोजन फैमिली मान सकते हैं। जब मैं फॉस्फेट रेडिकल पढ़ा रहा था तो वहां ड्राई टेस्ट वगैरह तो करते ही है, तो वहां पर मैंने वो चीजें पढ़ा दी थी, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा, ठीक, चलिए, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग करोगे और वो है प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली की प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो अभी तक मैंने आपसे कहा था कि टॉपिक जो है ना वो क्या होगा, टॉपिक को मैंने दो पार्ट में बांटा हुआ है, एक तो रिएक्शन वाला पार्ट और एक कौन सा पार्ट है, प्रॉपर्टीज वाला पार्ट है। तो प्रॉपर्टीज वाले पार्ट पे आ जाते हैं। तो पहला हेडिंग आप लोग लिखोगे अपनी कॉपी में, वो है एलिमेंट्स। भाई कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं हमारे नाइट्रोजन फैमिली में? नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है, बिस्मथ होता है, सबको पता है। ये दोनों को केमिस्ट्री में नॉन मेटल माना गया है ना, ये नॉन मेटल माने गए हैं। इन दोनों को क्या होगा, इन दोनों को मेटलॉइड माना गया है। और कोई भी जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है वो समझता होगा इस बात को, ठीक है। ठीक है, इनको मेटलॉइड जो है ना, इनको मेटलॉइड माना गया है ना, इनको मेटलॉइड माना गया है। और ये प्योर मेटल की तरह एग्जिस्ट करता है। कोई रीजन पूछेगा तो आपको सबको पता है कि जब आप ऊपर से नीचे जाते हो, जब टॉप टू बॉटम जब आप जाते हो तो क्या होता है, बोलो तो क्या होता है, मेटालिक करेक्टर जो होता है वो, ठीक है, वो क्या होता है बोलो, वो इंक्रीज होता है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि लगातार जो शिफ्ट है वो नॉन मेटल से मेटलॉइड, मेटलॉइड से प्योर मेटल, इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो ये इसका हो गया। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, everybody can understand कि what is the electronic configuration of nitrogen family. So we have NS2 and NP3 configuration, और NS2 NP3 configuration में क्या होगा, we have half filled P subcell, हमारे पास P subcell half filled रहता है, और बाकी S subcell जो रहता है वो कैसा रहता है, वो completely filled रहता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में ये हम लोग बात करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एटॉमिक रेडियस की। सो एटॉमिक रेडियस आप समझते होगे, एटॉमिक रेडियस सबको पता है। किसी भी फैमिली में ऊपर से नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या होगा बोलो। एटॉमिक रेडियस तो आप जानते हैं कि इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये सब लोग समझते होंगे। और क्यों बढ़ता है ये भी जानते हो, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाती, जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, तो एटॉमिक रेडियस जो है ना वो बढ़ता जाता है। एटॉमिक रेडियस जो है ना वो बढ़ेगा और इंक्रीज करता चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा जो है ना वो है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी, है ना, वैसे तो अलग अलग है लेकिन आपको मेरे ख्याल से एक ही पढ़ाई जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। कभी बनाऊंगा, एक आध लेक्चर बनाऊंगा, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बताऊंगा, एनर्जी और एंथैल्पी के। फिलहाल आप एक ही रखिए। तो क्या होगा भाई, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मानते हो आप लोग, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो कम होता जाएगा, है ना, ठीक है। हाँ, ऑक्सीजन फैमिली भी है ना, अभी ऑक्सीजन फैमिली पढ़ाएंगे, पहले बस ये खत्म ही हो रहा है ना, ऑक्सीजन फैमिली जो है ना वो खत्म ही हो रहा है, बस इसको ये प्रॉपर्टीज बताएंगे। और रिएक्शन किसकी बची है, HNO3 की बची है, बस वो बता देंगे, कंप्लीट है चैप्टर, है ना, इसके बाद कंप्लीट है चैप्टर। अभी आपको दिखाएंगे, अभी आपको पूरा जो पीडीएफ है, पीडीएफ का स्क्रीन शेयर करूंगा और उसमें टिक भी, मतलब आईपैड पे जाकर आपको टिक लगवाऊंगा कि मैंने कितनी चीजें कवर कर दी। पहले अपन पूरा टिक करेंगे
कि एक एक चीज पहले टिक, कितनी रिएक्शंस हमारी क्लास में हो चुकी हैं सब पहले टिक कराऊंगा, उसके बाद जो बचेगा उसके लिए फिर एक लेक्चर लूंगा कि भाई देखो जो बच गया वो ही कर लो। बाकी लगभग सारी चीजें पहले अपन कराएंगे और सारा टिक कराएंगे आखिरी में कितना अपन ने कंप्लीट किया है। सो आयंस एंथैल्पी हो जाएगा, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, पता है आपको, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट और कोई इसमें कोई एक्सपर्ट कमेंट कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो भी आप जानते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों होगा, क्योंकि साइज लगातार बढ़ता जा रहा है तो ये होगा। बस आयंस एंथैल्पी में कहा जाता है कि जो ग्रुप 15 वाले होते हैं, मतलब नाइट्रोजन फैमिली वालों का ऑक्सीजन फैमिली वालों से ज्यादा होता है, होना ही चाहिए, वो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से इनका हाफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, और ऑक्सीजन फैमिली वालों में क्या होता है, P4 होता है, तो इसलिए जो होगा वो कम हो जाता है। ठीक है, एक और भी है इनका, जैसे ये बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट है ना, इसमें लिख लो, थोड़ा सा डिफरेंट है, एक स्टेटमेंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑब्लिक मेल्टिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑब्लिक मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, बट द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज अप टू आर्सेनिक देन डिक्रीज अप टू बिस्मथ, है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंट है लैंग्वेज, आप देख लो। वैसे तो सीट में आपके मेंशन होना चाहिए होगा, तो इसमें लिख लो आप कि बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल increases down the group, but melting point increases up to arsenic, and then decreases up to bismuth। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर लो, ये आपके सीट में भी अवेलेबल है। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे क्या सब चल रहा है, बता देता हूँ। मैं बॉइलिंग पॉइंट तो आप बता ही सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा जब टॉप टू बॉटम जाओगे। एक मिनट रुक जाओ, बॉइलिंग पॉइंट अभी एक्सप्लेन करते हैं, इससे पहले एक चीज और लिख देते हैं, और वो है इसमें इनका फिजिकल स्टेट, है ना। फिजिकल स्टेट और एलोट्रॉपी दोनों बातें हैं ना। फिजिकल स्टेट देख लो पहले, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जो इनका जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होगा। तो फिजिकल स्टेट का अगर डिस्कशन में लाएं तो 7 नंबर पॉइंट है। फिजिकल स्टेट में अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन जो है ना वो तो आप N2 के फॉर्म में है, ये गैसियस है ना, गैस है, इसका फिजिकल स्टेट गैसियस सब्सटेंस, रूम टेम्प सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं। पी की बात करें तो P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसका फिजिकल स्टेट जो है ना वो सॉलिड है। आर्सेनिक का भी जो है ना वो AS4 है, ये भी सॉलिड है। ठीक है, एंटीमनी भी जो है ना वो भी Sb4 है, ये भी सॉलिड है। बिस्मथ को जरूर हम लोग क्या करेंगे, बिस्मथ सॉलिड लिख देंगे बिकॉज इट्स अ मेटल, है ना, तो इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पर जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने का जो रीजन है वो आपको दिख रहा होगा कि मॉलिक्यूलर मास लगातार बढ़ रहा है। वॉन डेर वाल फोर्स से आप समझा सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो क्या होगा, वो बढ़ेगा, है ना, इस तरीके से। और इसका जो है ये तो ऑलरेडी गैसियस सब्सटेंस है तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो ऑलरेडी वेपर स्टेट में ही है। बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, लिक्विड से गैस में भेजना, दैट कॉल्ड बॉइलिंग, है ना, वो रहेगा। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना समझ में आ रहा होगा। मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो क्या होगा, मेल्टिंग क्या होता है, जब मेल्टिंग पॉइंट को देख रहे होते हो तो मेल्टिंग का मतलब होता है सॉलिड सब्सटेंस को किस में भेजना, लिक्विड में भेजना, ये कहलाता है मेल्टिंग, है ना। इसको मेल्टिंग पॉइंट आप इस तरीके से देखते हो। तो मेल्टिंग पॉइंट जो शुरुआत के जो सब्सटेंसेज है, आर्सेनिक वगैरह जो होंगे, ये सब जो होंगे, इनमें ठीक ठाक जो होगा वो कोवेलेंट कैरेक्टर वाला जो बॉन्ड है, कोवेलेंसी वाला जो बॉन्ड है वो ठीक ठाक जो होगा वो प्रेजेंट होगा। फिर जैसे जैसे नीचे जा रहे हो वैसे वैसे मेटालिक बॉन्डिंग आ रही है, क्या आ रही है, मेटालिक बॉन्डिंग आ रही है। मेटालिक बॉन्डिंग जो है ना कोवेलेंट बॉन्डिंग से वीक होती है, इसलिए क्या होगा, सॉलिड का जो मेल्ट करना क्या होने लगेगा, आसान होने लगेगा, है ना। सॉलिड का मेल्ट करना क्या होने लगेगा, आसान होने लगेगा। तो इसलिए क्या होगा कि मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से ये जो है ना मेल्टिंग पॉइंट जो है ना बाद में घटने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी, है ना, एलोट्रॉपी जो होगा वो क्या होगा,
तो एक्सेप्ट नाइट्रोजन all elements of this group shows एलोट्रोपी, है ना। एलोट्रोपी का मतलब क्या है, एलोट्रोप्स है, मतलब नाइट्रोजन का कोई एलोट्रोप नहीं है, फास्फोरस का है। फास्फोरस को आपको पता है कौन सा है, व्हाइट फास्फोरस और, ठीक है ना, ब्लैक फास्फोरस और रेड फास्फोरस। ऐसे ही आर्सेनिक और एंटीमनी वगैरह के भी अल्फा बीटा गामा करके भी होते हैं, ऐसे करके इनके भी हैं, मतलब आर्सेनिक एंटीमनी इन सबके एलोट्रोप पाए जाते हैं। बिस्मथ का भी पाया जाता है और नाइट्रोजन का नहीं पाया जाता है। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा हमसे पूछा जाता है, वो किसका पूछा जाता है, वो फास्फोरस का पूछा जाता है ना। P4 का जो है ना हमसे पूछा जाएगा और उस पर ही हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। ब्लैक फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, उनके स्ट्रक्चर, वो सब चीजों पे हम लोग काम करेंगे, है ना। तो इस तरीके से रहेगा। तो ये तो एक तरह से एक जनरल और फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई हैं। आप देख लो एक बार, आपने सब कुछ लिख लिया तो मैं बोर्ड से हटा देता हूं। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पे काम करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, उस पे काम करेंगे, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना वो देख लो, नोट हो गया है। ये सब आसान है, जल्दी काम करो इस पे ना, फटाफट करो, है ना। नहीं, बेसिकली या तो हाँ हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लास्ट में जो है ना वो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेरे पास डेटा है क्या, एक मिनट रुको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डेटा मेरे पास है। एंटीमनी का भी 1.9 दिया हुआ है और बिस्मथ का भी 1.9 दिया, तो उससे कुछ कर नहीं सकते। अगर वो डेटा ऐसा है तो दोनों का इक्वल हो सकता है लास्ट में जाके, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, दोनों ऑलमोस्ट कहाँ पे जा रहे हैं, जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, तो ये तो क्लोज टू मेटल हो ही रहा है ना, मतलब ये तो प्योर मेटल मैंने लिख ही दिया है और ये ऑलमोस्ट मेटल की तरफ शिफ्ट हो ही रहा है, तो दोनों एक जैसे हैं। तो दोनों का डेटा है मेरे पास, जो शिफ्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अगर आपको मेंशन करना है या सीट में दे रखा हो तो आप वहां से देख लो, नहीं तो मैं बोल दे रहा हूं उससे लिख लो। नाइट्रोजन का 3.0, फास्फोरस का 2.1, आर्सेनिक का 2.0, एंटीमनी का 1.9 और बिस्मथ का भी 1.9 है। ठीक है, तो लास्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज जो है ना वो सेम हो रहे हैं और हो भी जाते हैं, ज्यादा डिफरेंस बाद में क्रिएट होना कम हो जाता है, ऑलमोस्ट ऑर्बिटल जो है ना क्लोज ही आ जाती है ना। आर्सेनिक के ऊपर नीचे वाले एलिमेंट पे कैसे कंपेयर करेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा जो है ना हर जगह आपका कंपैरिजन भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये जनरलाइज कंपैरिजन है। मतलब जब हम कहते हैं ना टॉप टू बॉटम घट रहा है बढ़ रहा है, तो अब एक जनरल स्टेटमेंट हम लोग कर रहे हैं, वरना तो सीधा फंडा ये है कि आपको डेटा पता होगा तभी आप कर पाओगे, है ना। इट्स ओनली अ जनरलाइज स्टेटमेंट, क्या ऐसा होगा, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। आयनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शनल केसेस है में ऐसा तो जो नहीं है लग रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी में अभी तो कोई नहीं लग रहा है, इसमें लगातार कंसिस्टेंटली घट ही रहा है ना, लगातार। अगर होगा थोड़ा बहुत अगर कहीं आ सकता है तो लास्ट में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लास्ट वाले एलिमेंट का कभी कभी बढ़ जाता है आखिरी वाले का, और उसका जो रीजन होता है कि इसके पहले जो एलिमेंट होते हैं, कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है इसके पहले, पी ब्लॉक से पहले जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, उनके पास जो एफ और डी के जो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिलअप होते हैं, उनका पुअर सील्डिंग इफेक्ट होता है और उनकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर पावर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट भी आता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आखिरी के कुछ एलिमेंट में जो है ना, वैसे तो यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ाते, कुछ भी ऐसा नहीं है। डेटा में एक 2 किलो जूल का डिफरेंस है मेरे पास, जो डेटा है उसमें बिस्मथ और एंटीमनी में 2 किलो जूल का केवल डिफरेंस लिखा हुआ है, तो ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। अभी आप मत करो इसको, ऐसे करो, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर है, कंप्लीट कर लो इस बात को, ठीक है। चलो और बताओ ना, नोट हो गया, कर लिया आपने, ये कर लिया है, निमिष हो गया। मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस जो होगा वो अभी अपन पढ़ाएंगे, मैं पढ़ा दूंगा, अभी तो मैं बता देता हूँ बस, है ना। जो है ना वो जो है ना वो है ब्लैक फास्फोरस मोस्ट स्टेबल होता है, वो ब्लैक फास्फोरस स्टेबल होता है। अब पढ़ाएंगे, अभी फास्फोरस के एलोट्रोप्स भी पढ़ा देंगे आपको, है ना, उनके बारे में डिस्कशन चल जाएगा, कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मोस्ट एलोट्रोप जो होगा ये कंप्लीट कर दिया मैंने, हाँ। और नाइट्रोजन की जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज किसी ने पूछी मेरे से, तो इसका 3.0 है,
इसका 2.1 है, इसका 2.0 है, इसका 1.9 है, इसका 1.9 है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज हैं, जिसको नोट करनी है नोट कर लो। और ये दे रखा है यार, टेबल दे रखा है सीट वगैरह में, आप देखो ना, इनमें क्यों अपन टाइम खराब कर रहे हैं ना, ये सब है। और इनमें आएगा भी नहीं, आप परेशान मत हो, इनसे नहीं आएगा, है ना। अगर मैं, है ना, इनसे नहीं आएगा, आप चिंता मत करो। जहाँ चीजें जरूरी है वहां मैं रुक जाऊंगा, वहां खुद ही मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। जहाँ चीजें ज्यादा जरूरी है वहां वैसे ही टाइम देना शुरू कर देता हूँ, है ना। नेक्स्ट सेटिंग आप लोग करोगे और वो है ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, ये केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट होता है, ऑब्वियस सी बात है, केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट है ये। सो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग पहले बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर की, है ना। तो क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर? तो इस फैमिली का सबसे पहला पॉइंट जो आप करोगे, द कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर, द कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस फैमिली, क्या होता है बोलो? कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर जो आते हैं वो आते हैं -3, +3 और +5। ये 3 कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर हैं। कैसे होगा? क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेसिकली इसमें, वो कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सभी के पास कितने हैं? 5 हैं। ओके, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेंगे? एक 3 ले सकते हैं, 3 लेंगे तो -3 हो जाएगा, ऐसे कर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से रहता है। कुछ जगह पर क्या करते हैं, कुछ जगह पे 3 बॉन्ड बनाकर जो है ना शेयरिंग कर लेंगे, तो शेयरिंग द टेंडेंसी टू गिव नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना। तो टेंडेंसी टू गिव नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो क्या होगा? वो जो होगा वो डिक्रीज डाउन द ग्रुप होगा। और ऐसा सब जगह होगा, ऐसा केवल नाइट्रोजन फैमिली में नहीं होगा, ऐसा किसी भी फैमिली में होगा, है ना। जो भी पी ब्लॉक की है, बिकॉज पी ब्लॉक में क्या हो रहा है, ऊपर से जब नीचे जा रहे हो ना, तो क्या हो रहा है, मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है, और मेटल हमेशा पॉजिटिव में जाना चाहते हैं, कैटायन बनाना चाहते हैं, तो पॉजिटिव ऑक्सीजन नंबर देने की टेंडेंसी जो है ना वो बढ़ती है, नेगेटिव की कम होती जाएगी, है ना। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे नाइट्रोजन वगैरह, फास्फोरस वगैरह, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक ठीक ठाक है, जिनके अंदर, तो उनको जो है ना माइनस में देने की टेंडेंसी रहता है। जो नीचे जैसे से जाओगे वैसा कम होता जाएगा। और वैसा ये जो सेकंड बी स्टेटमेंट है वो सब जगह लगेगा, ये लगभग पी ब्लॉक में सभी फैमिली में एप्लीकेबल है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट आप लिखोगे कि स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन नंबर increases down the group while stability of +5 oxidation number decreases down the group, है ना। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना। और वाइल स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ये दोनों होगा। तो +3 का तो बढ़ेगा और +5 का घटेगा। और उसका जो रीजन है आप आगे लिख सकते हैं, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट मेरे ख्याल से क्लास में सभी लोग जानते होंगे क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। जानते हैं आप लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है?
सभी लोग जानते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट जानते हैं सब लोग? सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना दो दो ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो कम हो जाती है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ से लगना शुरू करेंगे? इनर्ट पेयर इफेक्ट को लगाना कहाँ से शुरू करेंगे? इनर्ट पेयर इफेक्ट को कहाँ से लगाना शुरू करेंगे? इनर्ट पेयर इफेक्ट को जब लगाते हैं कैसे लगाएंगे, कहाँ से लगाते हैं? देखो आप है ना, कहाँ किस टाइप से लगाएंगे। तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है ना, तो आप इस तरीके से जो है ना, जब आप नीचे जाते हो तो आपको कैसे करना होता है उसमें आपको मैं समझा देता हूँ, है ना। देख लो आप इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ठीक है। ऐसे होगा। इसका सबको पता है क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? 2s2 2p3। इसका क्या होता है? 3s2 3p3। इसका क्या होता है? 4s2 4p3, 5s2 5p3। आपने कभी सोचा है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है ना? वो कौन है जो इनर्ट पेयर इफेक्ट को मतलब ऑपरेट करवाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है इनर्ट पेयर इफेक्ट का? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में बेसिकली जब आर्सेनिक के आप पीछे देखोगे, 4s2 के पीछे देखोगे, तो 4s2 के पीछे जो ऑर्बिटल फिलअप होती है वो 3d10 होती है। इसी की वजह से थोड़ा सा समस्या क्रिएट होती है। जब आप 5s2 के पीछे देखोगे तो 5s2 में क्या होगा, 3d10 तो कंप्लीट मिलेगा, इसमें 4d10 भी कंप्लीट मिलेगा इस वाले में, ठीक है। और हाँ 3d10 और 4d10 जो है ना वो आपको यहाँ पे कंप्लीट मिलता है, ठीक है। इसमें जब आओगे यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको 3d10 भी कंप्लीट मिलेगा, 4d10 भी कंप्लीट मिलेगा और 5d10 भी कंप्लीट मिलेगा और साथ में 4f14 मिलेगा, साथ में 4f14 भी मिलेंगे। तो दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो क्या हो गए, है ना, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स जो कि क्या होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो उनको मैंने अभी ब्रैकेट में लिखा है, यही रिस्पॉन्सिबल है इनर्ट पेयर इफेक्ट बनाने के लिए। होता क्या है कि डी में जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी आएगा, ऑब्वियस सी बात है, एटम को न्यूट्रल रखना है उसको। तो डी में जब एक इलेक्ट्रॉन आता है, समझना ध्यान से, केमिस्ट्री में जब एस और पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आता है और डी और एफ में इलेक्ट्रॉन आता है, ये दोनों डिफरेंट है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक जैसे नहीं रहते, है ना। एस और पी में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो एस और पी के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहते हैं, तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन बढ़ता है उससे जो अट्रैक्शन पावर बढ़ती है न्यूक्लियस की, उसको बीच में रखे हुए इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रोक लेते हैं। तो ठीक ठाक मैनेजमेंट बिठा लेते हैं, ज्यादा अट्रैक्टिंग पावर बढ़ती नहीं है न्यूक्लियस की। लेकिन डी और एफ के में जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और उनके रेस्पेक्ट में जब प्रोटॉन न्यूक्लियस में आता है, तो प्रोटॉन जब न्यूक्लियस में बढ़ने लगते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन बहुत सारे बढ़ने लगते हैं न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस की क्या होती है, अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी। और इनको रोकने वाला कोई नहीं है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि डी के इलेक्ट्रॉन जो है ना, डी और एफ के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी ज्यादा दूर होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन बड़े होते हैं उनसे जो पॉजिटिव लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं, वो इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि वो बाहर वाले तक पहुंचना स्टार्ट करेंगी और वहां पे क्या करेंगी, वहां पे अट्रैक्शन फोर्स डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। इनको रोकने वाला कोई नहीं है। जैसे कि आप समझो कि आपके रूम में जहां आप बैठे हुए हो, तो मोबाइल जैमर लगाना तो आपके रूम में लगाएं तो आपका सिग्नल ट्रैप होगा मोबाइल का। अगर आपके घर के गेट पे लगाओगे जाके तो वहां पे तो नहीं सिग्नल ट्रैप हो पाएगा। तो वैसा ही यहां पर है कि सील्ड जो हो रहा है, वो सील्डिंग वाला जो मोबाइल जैमर है वो तो घर के गेट पे लगा हुआ है, और हम जो बैठे हुए न्यूक्लियस को लेके वो कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, है ना। तो सील्डिंग नहीं हो पा रही, वहां से क्या हो रहा है, वहां से पूरा का पूरा सिग्नल जो है ना वो क्या हो रहा है, वो पूरा बाहर तक पहुंच रहा है। तो ये पूरा पहुंचेगा, और इसीलिए वो क्या करता है, कि एस के इलेक्ट्रॉन जिनकी प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के पास पाए जाने की हमेशा नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, की स्टेटमेंट अपनी कॉपी में कर सकते हो कि एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन वो किसी का भी हो, चाहे वो 1s का हो, चाहे वो 2s का हो, चाहे वो 3s का हो, चाहे 4s का हो, चाहे 5s का हो, चाहे 6s का हो, किसी भी ऑर्बिटल का एस का इलेक्ट्रॉन होगा, एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हैव नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी नियर द न्यूक्लियस। कोई भी हो, हर एक ऑर्बिटल का जो साई फंक्शन का ग्राफ होता है वो न्यूक्लियस पे जीरो होता ही नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए जो एस के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास है। 6s और जो 5s और 5p की बात करें तो एस ज्यादा पास में है, 4s इसमें एस ज्यादा पास में है, एस इनमें तो एस ज्यादा पास में है। तो इसको न्यूक्लियस क्या करता है, कहता है इनके ऊपर उसका होल्ड बढ़ जाता है, तो एस के दो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इनर्ट करता है।
तो आपको ये बात लॉजिकली क्लियर हो रही होगी कि क्यों हम आर्सेनिक से स्टार्ट कर रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट को लगाना। क्यों? क्योंकि यहीं से डी के इलेक्ट्रॉन फिलअप होना चालू हो रहे हैं। तो आर्सेनिक से समझ में आ गया ना, जहां पे डी का इलेक्ट्रॉन 10 होना चालू होता है, जहां पे डी में इलेक्ट्रॉन आना चालू हो जाते हैं, वहीं से इनर्ट पेयर इफेक्ट को ऑपरेट कराते हैं। तो फास्फोरस और नाइट्रोजन में क्यों नहीं लगाया इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आर्सेनिक और एंटीमनी में क्यों लगा, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी बिस्मथ में क्यों लगाते हैं? वो हाईएस्ट किस में होगा? हाईएस्ट बिस्मथ में ही होगा, क्योंकि उसके पीछे जो भी ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन है ना, इनके वाले जो प्रोटॉन है, इनके वाले जो प्रोटॉन है ना, इनके वाले जो प्रोटॉन है, उनका एक्सेप्शनल पावर है क्या करने का? अट्रैक्ट करने का। तो इस तरीके से यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है और दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? इनर्ट हो जाते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इनर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा? दो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इनर्ट हो जाएंगे, है ना, और ये रिएक्ट करना बंद। तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी में क्या होगा? तो इनको रिएक्ट कराना मुश्किल पड़ जाता है। स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो आर्सेनिक 3+ की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, एंटीमनी 3+ की ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा किसकी होगी? बिस्मथ 3+ की, है ना। और अगर +5 की बात करोगे तो आर्सेनिक +5 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, इसकी और कम होगी, इसकी तो होगी नहीं। इसमें आप एक बार सीट में कंफर्म करो, सीट में आई थिंक ये वाला कंपाउंड लिखा होगा BiF5 करके लिखा होगा, यही वाला केवल एग्जिस्ट करता है, आई थिंक, मुझे याद है, एक बार चेक कर लो, ये एग्जिस्ट करता होगा, बाकी नहीं करता है ना। +5 वाले एग्जिस्ट नहीं करते, ओनली BF5 जो है ना, BiF5 फ्लोराइड अगर कर पाएगा तो होगा, वरना ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, +5 तक पहुंचता ही नहीं है ना। ठीक है, डन डनाडन, आ गया समझ में? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, किसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया कि क्यों हम आर्सेनिक से ऑपरेट कराएंगे। बाकी जगह भी आप जो है ना इस तरीके से कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो स्टेबिलिटी वाला पार्ट जो है ना हमने कंप्लीट कर दिया, इस तरीके से आप कर पाओगे, है ना। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर वाला कंप्लीट हो गया कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर का काम करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। नाउ अब हम लोग बात करते हैं इसमें इसके लिए, हाँ, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, इसमें एक है इसके लिए अनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन की एक हेडिंग लिखी हुई है आपके पास, अनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन में, है ना। तो नाइट्रोजन का जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है, किसी भी फैमिली का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, उसका एक एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है, और वो एक्सेप्शनल बिहेवियर जो होगा कहाँ पे? +5 होगा, हाँ, यहाँ पे +5 होगा, बिल्कुल, यहाँ पे +5 होगा, गलत से +3 लिख गया था, यहाँ पे +5 कर लेना। ठीक है, थैंक यू। तो इस तरीके से हो जाएगा ना। ठीक है, नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, और एनोमलस प्रॉपर्टी की बात करते हैं नाइट्रोजन का जो है ना, एनोमलस प्रॉपर्टी का जो है ना डिस्कशन कर लेते हैं। और एक छोटा दो तीन पॉइंट है, एक बार आपको याद दिला देते हैं, कई बार आप सुनते रहते हो, वैसे तो आता रहता है। एनोमलस प्रॉपर्टीज का मतलब है एक्सेप्शनल बिहेवियर, है ना। तो नाइट्रोजन का एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों होगा? मेरे ख्याल से क्लास में बैठे हो जो लोग भी पढ़ रहे हैं वो सभी लोग ये समझ रहे होंगे कि नाइट्रोजन क्या लिखोगे, पहला पॉइंट लिख दो, है ना, साइज स्मॉल है, ये, और ये एक जनरलाइज पॉइंट बता रहा हूँ, ये आप सब जगह लिख सकते हो, जो भी पॉइंट मैं लिखवाऊंगा। अभी मैं जैसे मान लो हेलोजन फैमिली पढ़ाऊंगा तो वहां पे फ्लोरीन एटम का बिहेवियर एक्सेप्शनल हो जाएगा, मैं अभी ऑक्सीजन फैमिली पढ़ाऊंगा वहां पे ऑक्सीजन एटम का हो जाएगा। उन सबके लिए मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहा हूँ, है ना। तो पहला तो स्टेटमेंट हो गया स्मॉल साइज, इनका एक तो स्मॉल साइज होता है। एनोमलस प्रॉपर्टीज मतलब बिहेवियर का या प्रॉपर्टीज का जो रीजन है, पहला है स्मॉल साइज, स्मॉल साइज एटम होता है, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज होता है। दूसरा पॉइंट आप कर सकते हो कि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसी के डी ऑर्बिटल की एब्सेंस की वजह से क्या करता है, इसी डी ऑर्बिटल की एब्सेंस की वजह से NCl5 नहीं बना पाता है नाइट्रोजन, जबकि फास्फोरस बना लेता है ना। तो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, और ये ऑक्सीजन के साथ भी यही होगा, और F एटम के साथ भी यही होगा, फ्लोरीन के साथ भी यही होने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि साइज में छोटा है तो क्या लिखोगे, साइज में छोटा है तो लिखोगे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, एक्सेप्शनली ज्यादा होगी, बाकी सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो मेनली जो है ना कुछ यही जो है रीजन होते हैं। और क्योंकि स्मॉल साइज होता है तो क्या कर लेता है, टेंडेंसी टू फॉर्म पाई बॉन्ड, है ना, पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। बाकी जैसे फास्फोरस आर्सेनिक वगैरह में नीचे जाओगे
छोटे पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या होती जाती है, पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। तो पाई बॉन्ड बनाने की जब टेंडेंसी कम होती जाती है तो ये सब मेन मेन लॉजिक है। एक क्वेश्चन हम लोग वैसे तो मैंने देखा है ज्यादातर लोग VSEPR थ्योरी में पढ़ाते हैं आपको, हो सकता है पढ़ाया गया है नहीं पढ़ाया, एक बार हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। VSEPR थ्योरी में क्या होता है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन और फास्फोरस सिंगल बॉन्ड फास्फोरस की बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर की जाती है, सिंगल बॉन्ड की, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जाता है ना। सो इट इज एप्लीकेशन ऑफ VSEPR थ्योरी आल्सो। तो यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो है ना ऐसे करके ये लगा लो ऐसे ऐसे है ना। तो अगर हम बॉन्ड लेंथ कंपेयर करें, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करें तो आप पाओगे कि यार ये छोटा ही आएगा, क्योंकि दो छोटे एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है या दो बड़े एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ इसकी कम आएगी। तो बॉन्ड लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी वर्सेस बॉन्ड लेंथ की अगर डिस्कशन करें तो ये डिस्कशन है, रिलेशनशिप है कि बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, ये आपका डिस्कशन रहता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे इस चीज को फॉलो नहीं करते और ये देखा जाता है कि जो बॉन्ड एनर्जी का जो है वो भाई नाइट्रोजन नाइट्रोजन वाला जो सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम ही आता है फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड से। और कम आने का जो रीजन बताते हैं वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं लोन पेयर रिपल्शन की वजह से, कि भाई यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन है। छोटे एटम पर क्या होगा, छोटे एटम पे दो लोन पेयर हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ रिपल्शन हो रहा है और आसानी से डिकम्पोज कर रहा है। आगे जब आप हेलोजन फैमिली पढ़ोगे तो आप पाओगे कि हेलोजन फैमिली में भी जो है ना फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन से कम होती है, बल्कि इसकी तो ब्रोमीन से भी कम हो जाती है, Br2 से भी कम हो जाती है F2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो Br2 से भी कम हो जाती है, जबकि बॉन्ड लेंथ काफी छोटी होती है। उसका भी रीजन हम क्या देते हैं, लोन पर रिपल्शन देते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, शायद हो सकता है पुरानी वाली सीट में है पी ब्लॉक की, आपकी जो नई वाली सीट है उसमें जो है ना देख लेना है या नहीं है ये चीज, है ना, देख लो, अगर किसी ने देखा हो तो एक बार मुझे कंफर्म कर दो कि क्या ये दिया है उसमें नई वाली सीट में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं डिस्कशन वाले, ये मैंने आपकी प्रॉपर्टीज वाले पॉइंट सिखा दिया आपको। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, और हम लोग आते हैं रिएक्टिविटी ऑफ जो है ना दिया हुआ है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी जो है ना बॉन्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका शायद वैल्यू भी दिया होगा, देख लो वैल्यू भी दिए हुए हैं इसके, तो पढ़ लेना है ना। ठीक है, तो यहां तक हो गया, कंप्लीट है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन वाले क्वेश्चंस को कर लेते हैं, और उसमें है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो पहला हम लोग करते हैं ऑक्साइड वगैरह के बारे में थोड़ा सा काम करेंगे, है ना, ये आपने नोट कर लिया होगा, है ना। ये नोट हो गया होगा आप लोगों का ना, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ जो है ना जो ऑक्साइड बनाते हैं, जो ऑक्साइड्स बनते हैं, मतलब एलिमेंट है नाइट्रोजन फैमिली के, और ऑक्सीजन से कंबाइन करके दो तरीके के ऑक्साइड बनाते हैं। एक तो होता है E2O3 और दूसरा बनता है E2O5। दो तरीके के ऑक्साइड बनते हैं, एक होते हैं ट्राई ऑक्साइड जो कि +3 वाले हैं, और ये +5 वाले हैं। दो तरीके है ना। ई फॉर क्या, ई फॉर एलिफेंट नहीं है यहाँ पे, ई फॉर एलिमेंट है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। बिस्मथ +5 वाला नहीं बनाता है वैसे तो, है ना, नहीं बनाएगा, थोड़ा बहुत कभी कोई स्मॉल एग्जिस्टेंस आ जाए डिकम्पोज कर जाएगा जल्दी, ठीक ठीक है, मैंने जनरलाइज स्टेटमेंट में बिस्मथ को भी इंक्लूड कर लिया है ना। ठीक है, वैसे अनस्टेबल होगा, आप जानते हो कि अनस्टेबल क्यों होगा, क्योंकि +5 ऑक्सीजन नंबर में वो स्टेबल नहीं रहेगा, तो अनस्टेबल ही होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं E2O3 टाइप की जो है ना ऑक्साइड है, ट्राई वाले जो है ना E2O3 टाइप के हैं। उसमें नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन बनाता है N2O3, फास्फोरस बनाता है P2O3, P2O3 एडजस्ट करता है P4O6 के फॉर्म में। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक जो है ना वो बनाता है AS2O3,
है ना, इसका भी डाइमर होता है, AS4O6 होता है, और SB2O3 होता है, ठीक है, इसका भी डाइमर होगा SB4O6 करके, और ये होगा Bi2O3, ऐसे। तो ये दोनों जो ऑक्साइड हैं, ये तो एसिडिक होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, और ये दोनों जो ऑक्साइड हैं ये एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और ये जो ऑक्साइड होते हैं वो ये बेसिक ऑक्साइड होता है। तो ठीक है, समझ में भी आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने शुरुआत में क्या किया था, नेचर जब बात किया था एलिमेंट का, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस कैसे थे, नॉन मेटल थे, तो उनके ऑक्साइड एसिडिक हो गए। ये दोनों कैसे थे, मेटलॉइड थे, तो उनके ऑक्साइड कैसे हो गए, एम्फोटेरिक हो गए। और ये मेटल था, तो मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बोलो, बेसिक होता है। तो इसको समझने में तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हमारी क्लास में ये सब लोग जानते हैं क्या कि जो ये होता है कि अगर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाया जाए, मतलब अगर हम ये बोलें, एक स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखूं, इस जगह पे लिख रहा हूं, है ना, कि ऑन इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ऑन इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर of oxides acidic character increases, है ना। ये कहीं ना कहीं आपके में आया होगा, ये आपने पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ाया जा चुका होगा, मैं मान के चल रहा हूँ ये पढ़ाया जा चुका होगा आपको, कहीं पे पीरियोडिक टेबल वगैरह में पढ़ाते हैं वैसे तो यहाँ पे होगा। ऐसा मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि यहाँ पे एक आपको बता दूं कि जब आप +5 वाले में जाओगे, +5 ऑक्सीडेशन नंबर वाले में जाओगे, तो you will form N2O5, you will form P2O5, you will form SB2O5, you will form nitrogen phosphorus arsenic AS2O5, you will form SB2O5, you will form Bi2O5। भले वो Bi2 वाला O5 वाला अनस्टेबल रहे, है ना, लेकिन ये अभी अपन ने बना दिया है, अनस्टेबल होगा चलो लेकिन बना दिया है, ठीक है। इसमें जो खास बात ये है वो ये है कि ये सभी जो है ना क्या हो जाते हैं, ऑल आर एसिडिक हो जाते हैं, एम्फोटेरिक बेसिक वगैरह की बातें खत्म हो जाती हैं। और क्यों खत्म हो गई है वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, ये बात समझ में आ रही होगी, है ना, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से, है ना। तो ये हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइमर बनाने की जरूरत नहीं है, नाइट्रोजन के पास बेसिकली क्या होगा, नाइट्रोजन जो है ना आपस में बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन जो है ना 3 बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन जो है ना वो 3 बॉन्ड बना सकता है ऐसे करके, तो खुद में ही लिंक होगा, है ना। उसको डाइमर वगैरह जब कब बनता है ना, जब उसको एक पार्टिकल में ही बैलेंसी क्या ना हो पा रही हो, सेटिस्फाई ना हो पा रही हो, तो वो दूसरे से जोड़ना चाहता है, ठीक है, ठीक है, वो दूसरे से जोड़ना चाहता है, अदरवाइज जो है ना वो हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट का क्या मतलब है हर्ष, साइन अपोजिट का क्या बोलना चाह रहे हो, डाइमर क्या है सर, डाइमर मतलब 2 यूनिट आपस में जुड़ जाए, है ना, डाइमर का मतलब 2 यूनिट आपस में जुड़ जाए। हाँ, अभी मैंने जो है ना NO2 वाला जो पार्ट है, मतलब नाइट्रोजन के अगर मैं अकेले लिखूंगा, यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन फैमिली के लिखे हैं, अगर मैं नाइट्रोजन के लिखूंगा तो फिर वो नाइट्रोजन के अलग से तुम्हें पता होंगे नाइट्रोजन कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे होते हैं, NO होता है, N2O होता है, N2O3 होता है, NO2 होता है, N2O5 होता है, इसका डाइमर बना के N2O4 बना दो, तो अकेले नाइट्रोजन के हैं, है ना। मैंने यहाँ पे अभी क्या लिख रहा हूं, मैं अभी केवल नाइट्रोजन फैमिली के लिखे थे, नाइट्रोजन के अकेले नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड है जिसको हम लाफिंग गैस बोलते हैं, ये डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है, N2O4 जो है ना, ये N2O4 जो है ना, ये बताएंगे, इसके बारे में बता देंगे, अभी अलग से पढ़ा देंगे। ऑक्साइड्स के बारे में जो है ना काफी कुछ तो हम बता चुके, NO2 के बारे में, NO वगैरह के बारे में हो जाएगा, ये सब मैं कर दूंगा डिस्कशन, थोड़ा बहुत और रहेगा तो बता दिया जाएगा। नहीं, इंडिविजुअल एलिमेंट के नहीं, नाइट्रोजन के ही ज्यादा है, नाइट्रोजन क्योंकि पाई बॉन्ड वगैरह बना सकता है आसानी से, तो ज्यादा ऑक्साइड तो उसी के ही है ना।
बाकी P4O10, हाँ ये P4O10 कर लेना, यहाँ पे P4O10 बन जाएगा। P2O5 जो है ना P4O10 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, है ना। P4O10 इज अ डाइमर ऑफ P2O5, P4O10 इज अ डाइमर ऑफ P2O5, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। सीट का होमवर्क, सीट का होमवर्क यार देखना पड़ेगा, सीट का एक्चुअली सीट वैसे नहीं है ना, उस फॉर्म में नहीं है। N2O5 बिल्कुल, हाँ N2O5 जो सॉलिड स्टेट में जाएगा तो NO3 माइनस और N2 प्लस में जाता है, बिल्कुल सही है भाई, ऐसा ही होता है ना, यही है, ठीक है, देता हूं मैं। P4O10 इज ऑल्सो अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वी कैन डिस्कस। एक रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे जो अभी अभी लेटेस्ट आईटी में पूछी गई है, P4O10 और HNO3 का एक रिएक्शन आया था, सो विल डिस्कस। AS2O5 का भी डायमर बनेगा, बन सकता है, बनेगा, डायमर बन जाएगा, इनका बन जाता है ना, लिख लो डायमर बन जाएगा। नाइट्रोजन फैमिली ऑलमोस्ट खत्म, एक लेक्चर और लगेगा एंड वी विल फिनिश दिस नाइट्रोजन फैमिली, विल डिस्कस, है ना। लगभग एक लेक्चर के बाद हम लोग कर लेंगे, और एक लेक्चर हमें आईपैड पे करना होगा, और उसमें ये होगा कि जो बचा हुआ होगा वो अपन देख लेंगे और उसको फटाफट करते चले जाएंगे, है ना। सो ऑलमोस्ट फिनिश पे है, लास्ट कुछ बस प्रॉपर्टीज ही बची, वो बताते चले जाऊंगा। सो ऑलमोस्ट फिनिश्ड है ना, ठीक है। सो विल टेक ओनली वन मोर लेक्चर, मोस्ट ऑफ द केसेस में वन और टू लेक्चर विल खत्म हो जाएगा, ठीक है, ओके। यूजेस वगैरह नहीं आते हैं यार, ऐसा तो नहीं आता है ना, ऐसा तो नहीं आता है, आप लोग देख लो, थोड़ा पढ़ लेना, ऐसा आता तो नहीं, अभी तक तो नहीं आया ऐसा कुछ। इनर्ट गैस है मतलब ऑलमोस्ट इनर्ट होता है। सभी एसिडिक कैसे हो गया, सबका ऑक्सीजन नंबर बढ़ गया है, +5 में हो गए सारे, तो सभी +5 में हो गया, तो ये सब खत्म हो गया, ये एम्फोटेरिक और ये सब खत्म हो गया, सीधा सीधा क्या होगा, सभी एसिडिक हो गए, है ना। यहाँ पे खत्म है, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे क्लास खत्म, मेरी भी क्लास है इसके बाद 11:30 पे, तो आज ज्यादा नहीं करेंगे, यहीं तक रोक देते हैं, ठीक है। कलर वगैरह तो ऐसा तो नहीं देखा मैंने आते हुए, इनका कलर वगैरह तो नहीं आया है कभी। अमोनिया वगैरह का प्रिपरेशन करेंगे ना, मैंने बोला ना आपको, मैं एक लेक्चर जो है ना वो समअप करूंगा आपको लास्ट में, तो सारा समअप कर देंगे अपन, है ना, एक बार सीट पे बता देंगे, 1 या 2 लेक्चर जो है ना आईपैड पे लेके सारा समअप कर देंगे। जितना जितना बोर्ड प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है वो मैंने यहाँ पे कर दिया, रिएक्शन बनाना, थोड़ा सा जो न्यूक्लियोफाइल वगैरह सब चीजें थी ना, वो सब चीजें मैंने कर दी हैं। अब जो है ना एक आपको एक लेक्चर आईपैड पे पढ़ा के 1-2 लेक्चर वहां पे करा देंगे, हो जाएगा, इस तरीके से पूरा कंप्लीटनेस आ जाएगा आपके कंटेंट में, ठीक है बच्चों। आज यही छोड़ते हैं, आपको होमवर्क देखता हूँ, होमवर्क अगर मैं देख पाया तो मैं कुछ टेलीग्राम वगैरह पे कर दूंगा, मैसेज आपको कर दूंगा, ठीक है, चलो बाय।